हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं जॉर्ज जॉन मेंडल की। तो ये एक चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, क्लास 10th में दिया है, एनसीईआरटी में, एचएम में, और यही चैप्टर जो है क्लास 12th में भी दिया हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए, 12th के लिए, बीएससी में और नीट में ये क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं जॉर्ज जॉन मेंडल की। तो यहाँ पर जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं लिखा हुआ है जॉर्ज जॉन मेंडल। इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से जानते हैं, या फिर कहीं पर लिखा होगा, आपने देखा होगा, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। तो जॉर्ज जॉन मेंडल को हम लोग क्या फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से जानते हैं, या फिर हम इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जॉर्ज जॉन मेंडल जो थे, इन्होंने पी प्लांट यानी मटर के ऊपर इन्होंने क्या करी, रिसर्च करी। तो पी प्लांट का बोटेनिकल नेम जो होता है वो पाइसम सटाइवम होता है। ठीक है। तो जॉर्ज जॉन मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कहते हैं। तो ये जेनेटिक क्या चीज़ होती है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो जेनेटिक शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? बैटसन ने किया। विलियम बैटसन थे जिन्होंने सबसे पहले जेनेटिक शब्द का यूज़ किया। तो अब हम समझते हैं कि जेनेटिक होता क्या है, व्हाट इज़ जेनेटिक। जेनेटिक जो होता है वो हेरिडिटी प्लस वेरिएशन की स्टडी होती है। तो ये कह सकते हैं बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जेनेटिक, और इसमें हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक। या हम ये भी कह सकते हैं कि जेनेटिक इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो ये तो हो गई बायोलॉजी जेनेटिक की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है। हेरिडिटी का मतलब होता है ऐसे पेरेंटियल कैरेक्टर, यानी पेरेंट के कैरेक्टर जो जनरेशन बाय जनरेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते थे। ये कह सकते हैं कि ऐसे कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी कह सकते हैं। द कैरेक्टर विच आर ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी कह सकते हैं। जिस तरह मान सकते हैं कि हमारा हेयर कलर होता है या आँखों का कलर रेटिना का होता है, तो वो क्या होते हैं? हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं, जो पेरेंटियल कैरेक्टर होते हैं, जो हमको पेरेंट से मिलते हैं। दूसरा वर्ड यहाँ पर दे रखा है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट्स में नहीं थे और वो कैरेक्टर क्या हुआ, उनकी नेक्स्ट जनरेशन यानी बच्चों में वो कैरेक्टर आ गए। तो ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस आता है पेरेंट के कैरेक्टर में उनके बच्चों में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। और ये कैरेक्टर जो होते हैं उनकी थर्ड जनरेशन से बिलोंग करते हैं। ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर के कैरेक्टर जो हैं वो थर्ड जनरेशन में आ जाते हैं। तो पेरेंट के कैरेक्टर डायरेक्ट नहीं आते हैं, तो वो डिफरेंस जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। तो ये हम लोगों ने बात करी जेनेटिक क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन। अब हम लोग बात करते हैं जॉर्ज जॉन मेंडल के कंट्रीब्यूशन की, कि जॉर्ज जॉन मेंडल ने क्या किया, क्यों वो फेमस हुए। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो जॉर्ज जॉन मेंडल जो थे वो बर्थ हुआ, वो पैदा हुए 1822 में। ये ईयर बहुत पूछा जाता है, जॉर्ज जॉन मेंडल कब बॉर्न हुए। तो 1822 में बॉर्न हुए। कहाँ बॉर्न हुए? ब्रून शहर है कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। तो वहाँ पर ये पैदा हुए थे, और एक गरीब फार्मर फैमिली में जॉर्ज जॉन मेंडल का जन्म हुआ था। जॉर्ज जॉन मेंडल जो थे एक एक्सीलेंट स्टूडेंट थे अपनी क्लास के, और ज़्यादातर इन्होंने स्टडी अपने घर पर करी। और क्या हुआ कि जब इन्होंने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी कर ली 1856 में, जॉर्ज जॉन ने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा कर लिया। उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी प्लांट ब्रीडिंग पर। तो प्लांट ब्रीडिंग पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन अपनी करी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने डेटा को प्रेजेंट किया। तो उन्होंने डेटा को प्रेजेंट किया पेपर पे, और एक्सपेरिमेंट किया जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर। तो क्या हुआ कि उन्होंने जब भी अपना ये डेटा जब तैयार किया
तो इस डेटा को ले जाकर वो कहाँ गए, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी लेकर गए। तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में वहाँ पर इनके पेपर, रिसर्च पेपर को देखा गया और उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि ये जो भी रूल लॉ है या रिज़ल्ट जो आ रहा है वो बिल्कुल गलत है। उसके बाद क्या हुआ कि जॉर्ज जॉन मेंडल जो है बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एज अ टीचर एक स्कूल में उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि जब तक जॉर्ज जॉन मेंडल ज़िंदा रहे, अपनी लाइफ टाइम तक, अपने जब भी तक वो ज़िंदा रहे, तब तक उनको, उनके रूल्स को, उनके लॉ को किसी ने नोटिस नहीं किया। जब तक वो ज़िंदा रहे तब तक उनको किसी ने फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से नहीं जाना। तो जॉर्ज जॉन मेंडल की डेथ जो हो गई 1884 में हुई थी। और क्या हुआ कि जॉर्ज जॉन मेंडल की डेथ के बाद 1900 में क्या हुआ कि इनके एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर्ड किया गया कुछ बायोलॉजिस्टों के द्वारा। तो वो 3 बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया था। तो वो कौन कौन से थे? एरिक वॉन तैशमक जो ऑस्ट्रिया के थे, कार्ल्स कॉरेन जो जर्मनी के थे और ह्यूगो डेवेरिस जो थे हॉलैंड के थे। तो इन तीनों लोगों ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया और रीडिस्कवर्ड के बाद पाया कि मेंडल जो कह रहे थे वो बात उनकी बिल्कुल सही थी। तब जाकर मेंडल के जो लॉज थे वो फेमस हुए और तब जाकर मेंडल को हम लोगों ने जाना फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक के नाम से। तो मेंडल ने मटर पर रिसर्च करी है। तो मटर का नाम पाइसम सटाइवम होता है और मेंडल के 3 लॉ हैं। मेंडल के 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 लॉ जो हैं मेंडल ने दिए। तो इन लॉ को समझने से पहले हम इनकी छोटी छोटी चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहले कि मेंडल ने पी प्लांट को देखा और ऑब्जर्व किया कि क्या चीज़ उनको नई चीज़ नज़र आ गई पी प्लांट में। सबसे पहले उनको सबसे 7 चीज़ें नज़र आई, 7 कैरेक्टर जो थे मटर के पौधे में मेंडल को नज़र आए। पहला कैरेक्टर था शीड शेप। शीड का शेप कैसा होना चाहिए? पहली चीज़ आप 2 वर्ड एक समझ लीजिए। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है डोमिनेंट और एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है पावरफुल या ये कह सकते हैं अच्छे कैरेक्टर, और रिसेसिव का मतलब होता है कमज़ोर और वीक कैरेक्टर और जो या ख़राब कैरेक्टर कह सकते हैं। तो मेंडल ने देखा कि कहा कि शीड शेप, उन्होंने कहा कि मटर का जो शेप होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए, राउंड होना चाहिए। और रिसेसिव कैरेक्टर क्या बताया है कि मटर का जो शेप होता है वो थोड़ा सा अगर दबा हुआ है, सिकुड़ा टाइप का है, तो वो व्रिंकल्ड है, तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है। दूसरी चीज़ मेंडल ने कहा कि शीड का कलर, तो शीड का कलर अगर येलो है तो वो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर कहा जाएगा और अगर ग्रीन है तो वो हमारा रिसेसिव कैरेक्टर कहा जाएगा। पॉड के शेप की हम लोग बात करें तो पॉड इन्फ्लेटेड होना चाहिए और कंस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है कि जो फली जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, फूली हुई होनी चाहिए। और कंस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है जैसे ये मटर है तो इसमें जितने भी स्पेस है कुछ भी स्पेस खाली ना हो, यानी मटर के दाने जो है पूरा फुल्ली इसमें भरे हों। और यहाँ पे क्या हो कि मटर जो है फूली ज़्यादा है और उसमें दाने जो हैं वो शीड जो है वो कम निकल रहे हैं। पॉड के कलर की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि पॉड का कलर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, तो वो डोमिनेंट है। अगर वो येलो कलर है तो वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। फ्लावर के कलर की हम लोग बात करें तो फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए, पर्पल होना चाहिए, तो वो डोमिनेंट है। और अगर रिसेसिव कैरेक्टर है तो वो क्या है, हमारा कमज़ोर कैरेक्टर है। फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो फ्लावर की पोजीशन की बात करिए यानी फ्लावर जो है वो एक्सेल पोजीशन पे, अगर फ्लावर जो है ऊपर टॉप पे पाया जा रहा है तो वो डोमिनेंट है, और फ्लावर अगर वो नीचे पाया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल पोजीशन कहेंगे। स्टेम की लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो स्टेम कैसी होनी चाहिए, टॉल होनी चाहिए, यानी लंबी स्टेम होनी चाहिए। और स्टेम अगर छोटी है तो वो कैसी है, हमारी डार्फ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये 7 कैरेक्टर थे जो मेंडल को मटर के पौधे में नज़र आए।
अब बात करते हैं कि मेंडल क्यों सक्सेस हुए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई आर द मेंडल आर सक्सेसफुल इन देयर एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में इसलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि उन्होंने प्योर ब्रीडिंग वेराइटी का प्लांट लिया, और पी प्लांट जो था बहुत ही स्मॉल होता है और लार्ज साइज का फ्लावर उसमें पाया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन ईजिली हो जाता है। और मेंडल ने अपने स्टैटिकल मेथड को अप्लाई करके और फिर उसका एनालिसिस किया, और पी प्लांट जो होते हैं वो उसको सभी लोग जानते हैं आसानी से, और वो आसानी से ग्रो हो जाता है। तो मेंडल ने प्रिकॉशंस के बारे में बताया कि अगर जब भी मटर के पौधे से क्या किया जा रहा है कि मटर को निकाला जा रहा है या फ्लावर को निकाला जा रहा है तो उसको कंटेमिनेटेड होने से बचाना चाहिए। तो फॉरेन पॉलन ग्रेन्स उसके साथ में फर्टिलाइज ना हो जाए तो क्या करना चाहिए, फ्लावर को ढक देना चाहिए। तो उन्होंने बैग बनाया, फ्लावर था, फ्लावर के को बैग से ढक दिया ताकि जो है वो उसमें क्रॉसिंग ना हो पाए। तो स्टूडेंट ये बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। ओके, थैंक यू।